नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं श्वेता राजपूत। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और अपने 8 साल के कामों का जिक्र भी किया। सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर एक बुकलेट का विमोचन किया। साथ सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और अपने 8 साल के कामों का जिक्र किया। जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। इस दौरान सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा और बताया कि कैसे पहले की सरकारों में किसान और युवा असुरक्षित थे और प्रदेश में आतंक का माहौल था। में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उन तमाम आतंक और दंगों पर लगाम लग गया जो पहले कभी यूपी की पहचान थी और यूपी की छवि बदल गई। इसलिए सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपने उपलब्धियों का भी जिक्र किया और बताया कि 8 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया, जिसमें प्रमुख अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू, 10 साल तक की सजा, 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट लागू, 7.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, 15 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, बेघरों को आशियाना और अनाथों के लिए मदद, अयोध्या, देवी पाटन, विंध्य धाम और अन्य तीर्थ स्थलों का विकास, दुधवा पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, रामायण, बौद्ध, आध्यात्मिक और अन्य परिपथों का विकास, चित्रकूट, बरसाना में रोपवे की शुरुआत,
आगरा मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा। महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं की भागीदारी और 2024 में 66 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें 14 लाख विदेशी पर्यटक थे। आपको बता दें कि योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। ये उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत पार्टी प्रदेश के जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं के बयान भी सामने आए, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां सरकार के कामों की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पहले की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने पिछले 8 सालों के कामों का जिक्र किया, जिस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बयान भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के कामों की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ पक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक समय तक लगातार सरकार का 8 साल का कार्यकाल है। यह उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने को, बेमिसाल बनाने को, प्रगति के नए मुकाम हासिल करने की दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। अभी 8 साल पूरे हो रहे हैं। अभी इस कार्यकाल का हमारा 2 वर्ष और बाकी है और तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे, अर्थात 300 से अधिक कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास की गंगा बह रही वो बहती रहेगी। विगत 8 सालों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। भयमुक्त शासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में दिया था, आज हम कह सकते हैं जन जन में सरकार का भरोसा है, कानून पर भरोसा है और लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और प्रगति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष केवल जाति की राजनीति करता रहा, गुंडागर्दी की राजनीति करता रहा, भाई भतीजावाद की राजनीति करता रहा, अपराधियों की पौवारा थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि पिछले 8 सालों में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में बहुत सारे काम किए, जिसके परिणाम स्वरूप हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारी सरकार के गौरवशाली 8 वर्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने 8 वर्षों में जनहित के बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसका स्पष्ट परिणाम है कि हम लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार के आगामी कामों का जिक्र किया और कहा कि पिछले 8 सालों में हमने जो कुछ भी किया उसे लोगों के साथ साझा करने के लिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए हम जनता को सरकार के कामों से अवगत कराएंगे। जनसंवाद के तहत कल सभी मंत्रीगण सभी जिलों में जाएंगे, फिर विधानसभाओं में जाएंगे और 24 तारीख से लगातार 14 अप्रैल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कल 30 से 3 दिन का केंद्र सरकार के 10 साल और प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों को बताएंगे कि हमने इन 8 सालों में क्या किया।
गौरतलब है कि योगी सरकार के 8 साल 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं। सरकार प्रदेश भर में 3 दिवसीय 25 से 27 मार्च तक भव्य आयोजन करने जा रही है। सभी जिलों में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के निर्णय के बाद सियासत चरम पर है, जिस पर अब योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया है। We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country. ये नफरत की भाषा बोलने से बढ़िया है कि भाईचारा की बात बोले। सही बात क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के फैसले के बाद सियासत अपने चरम पर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस संबंध में दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर हो चुका है। अब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला और विपक्षी पार्टियों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। संविधान में पहले तो अब हम उनको क्या कहें, ये नफरत की भाषा बोलने से बढ़िया है कि भाईचारा की बात बोले। सही बात क्यों नहीं बोलते? जो मुसलमान है, संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, यही 4 वर्ग हैं। और 4 वर्ग मुसलमान पिछड़ी जाति में आता है। और ये नहीं समझा रहे हैं कि 27% आरक्षण में मुसलमान को भी हिस्सेदारी है। ये वो नहीं बोल पाएंगे। ये खाली बिना अनर्गल बयानबाजी ये सब बोलते हैं कि वो कहते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। तो जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी संविधान के दायरे में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनका आरक्षण लूट कौन रहा है, लुटवा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी लुटवा रही है, समाजवादी पार्टी लूट रही है और बसपा लुटवा रही है। ये अपने आरक्षण की लड़ाई कहां लड़ते हैं? ये तीनों पार्टियां उनको नफरत सिखाती हैं कि तुम खाली बीजेपी से नफरत करो और हमको वोट दो और भाड़ में जाओ तुम। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा कि वक्फ बिल का केवल वही मुसलमान विरोध कर रहे हैं जो वक्फ की जमीन को बेचकर अमीर होना चाह रहे हैं। वहीं सरकार की मंशा ये है कि गरीब मुसलमानों, महिलाओं, नौजवानों को वक्फ बोर्ड का लाभ मिले। ये तो बोल रहे हैं, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड की नियमावली ये लोग बनाए हैं, उस नियमावली में किसी की भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी संपत्ति है तो उसके बाद जाके डीएम को दरखास्त देते हैं कि खाली कराओ। सरकार तो कह रही है कि आपकी संपत्ति है तो आप कागज पेश करो, बैनामा कराए हो तो कचरा खतौनी पेश करो। अगर पुश्तैनी जमीन है, 1359 फसली की जमीन है तो उसको दो, तब न माना जाए। कि खाली कह देने से मौखिक तो संशोधन इस बात का है। देखिए, विरोध वो मुसलमान कर रहा है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच करके माला माल हो रहा है। सरकार चाह रही है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी उसका हिस्सा, उसका शेयर मिले, उसका लाभ मिले, ये सरकार चाह रही है। और किसी की निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ये घोषित करके अपनी संपत्ति नहीं बना सकता, उसको अपना कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां सरकार के कामों की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में भी बताया। हमेशा प्रयास है कि गरीब, कमजोर, मजलूम, उनको ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, वो खुशहाल रहें। और शिक्षा के प्रति पिछली सरकारों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में काफी सुधार बड़े पैमाने पर हुआ है। और सरकार का प्रयास है कि हर घर में शिक्षा हो, रोजगार हो, नौकरी हो, ताकि गरीब, कमजोर विकास की मुख्य धारा में जुड़े। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है।
जिसके जरिए वो लोगों को सरकार के कार्यों से रूबरू करवा सकेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। संभल में बवाल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर प्रशासन शहर में लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहा है, जिससे शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर शहर में पीएसी, आरएएफ और आरआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है, जो चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च किया, जिससे शहर में उपद्रवी किसी तरकत न कर सकें और शांति व्यवस्था कायम रहे। श्रीश चंद्र ने कहा कि जनता में विश्वास बहाली के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे विश्वास दिलाया जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हिंसा में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा संभल नखादा क्षेत्र में रूट मार्च निकाला गया है कि विश्वास बहाली है, जिसमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कहीं से भी कोई भी अपराधी जो कि हिंसा में शामिल रहा है वह बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जारी रहेगी। सभी का दायित्व है कि साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे कार्रवाई की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी निर्दोष इस प्रकरण में कहीं भी उत्पीड़ित नहीं होगा, लेकिन जो भी दोषी है कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संभल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि हमने तहसील को 11 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया है। शांति समिति की बैठक हम कर रहे हैं, हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। हम चाहते हैं कि आगामी पर्व और त्योहार लोग शांति से मनाएं। लगातार फुट पेट्रोलिंग चल रही है। हमने कुल 11 जोन में पूरी तहसील को विभाजित किया है और कुल 28 सेक्टर हैं हमारे। हमने फुट पेट्रोलिंग भी की है, शांति समिति की बैठक भी की है और आज भी जो शांति समिति की बैठक है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं और जिन जिन की संभावना है, जो कि प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, उन सभी को हमने पाबंद किया है और वर्तमान में लगभग 1800 लोग हमारे पाबंद हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस करने का प्रयास करेगा उसे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ डील किया जाएगा और हमारा पुलिस और प्रशासन दोनों पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि बहुत अच्छे से सब लोग अपना त्योहार मनाएं और उत्सवों का आनंद लें। गौरतलब है कि संभल में बवाल के बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने पुलिस पर झूठा आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको बताएं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा का बयान आया है। साल 2025 में मंदिर परिसर के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माणाधीन भवनों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय ये बैठक है। आज से बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा का बयान आया है। जानकारी उन्होंने दी है, आपको सुनवाते हैं। जो भी भवन निर्माण हो रहे हैं मंदिर के, उनके बारे में मौके पर देखा गया और जैसा अब आप जानते हैं, वर्ष 2025 में मंदिर और मंदिर का परिसर के जो भी निर्माण कार्य निर्माण समिति के लिए जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब लगभग 9 माह रह गए हैं, तो सभी भवन जो इस समय निर्माणाधीन है वो अपने अंतिम चरण में है। मंदिर का निर्माण, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा।
और अब बात बरेली की, जहां सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लग गई। 3 मिनट में करीब 400 सिलेंडर में एक के बाद एक धमाके हुए। 3 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी गई। धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया। गांव रजऊ परसपुर के बाहर स्थित गैस गोदाम का ये मामला है, जहां पर ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। बरेली में सिलेंडर के गोदाम में दरअसल भीषण आग लगी। 3 मिनट में करीब 400 सिलेंडर में धमाके हुए हैं। थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम रजू परसपुर में महालक्ष्मी गैस एजेंसी है गांव के बाहर। इसमें आज लगभग 12 बजे के करीब एक ट्रक जो लगभग 350 से 400 सिलेंडर लेकर आया था आपूर्ति के लिए, वो खड़ा था। उसमें इग्निशन हुआ और एक धमाके के साथ आग लग गई। इसमें तत्काल मिलते ही फायर सर्विस तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया गया है। 4 फायर इंजन भी काम कर रहे हैं। कोई जन क्षति नहीं है इसमें और माल की क्षति का आकलन किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई उचित है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गाजियाबाद में सेवानिवृत्त वैज्ञानिक से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफे का लालच दिया गया था और फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। साइबर ठगों ने 1,44 लाख रुपए की ठगी की। साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। फिलहाल टीम मामले की जांच करने में जुट चुकी है। गाजियाबाद का यह मामला है। सेवानिवृत्त वैज्ञानिक से साइबर ठगी की गई है। शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफे का लालच देकर ठगी हुई है। ये थाना साइबर क्राइम पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार टेलीग्राम ऐप पे चैट के माध्यम से किसी अननोन व्यक्ति से उसकी दोस्ती हुई, जिसके द्वारा एक लिंक भेज के शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर उससे लगभग 1,40 लाख रुपए के लगभग धनराशि ट्रांसफर कर अलग अलग खातों में। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पे संक्षिप्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें डेडिकेटेड टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटनाक्रम को अंजाम करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात लखनऊ की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इथेनॉल का टैंकर लूटने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बीते दिनों किसान पथ पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। शाहजहांपुर से लखनऊ इथेनॉल का टैंकर जा रहा था। इथेनॉल के टैंकर में 30 लाख की इथेनॉल भरी हुई थी। पुलिस ने दुबगा थाना क्षेत्र से ये टैंकर बरामद किया था। जीपीएस लगा होने से पुलिस को टैंकर की जानकारी मिली थी। बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इधर आगरा में जगदीशपुरा पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। लंबे समय से चोरी के मामले में फरार ये आरोपी चल रहा था। आरोपी पर चोरी की 32 मामले दर्ज थे। जगदीशपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान दरअसल ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान ही ये मुठभेड़ हुई है। तो जो चोरी नकबजई की घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं सब अपराधों पे रोकथाम के लिए बैरियर चेकिंग एक्ट के माध्यम से जगदीशपुरा में पथौली बिचपुरी मार्ग पे चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, जिसको जब टीम रोकने की कोशिश करती है तो मार्ग पे भाग लेता है। टीम के द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया जाता है। पीछा करने के दौरान वह व्यक्ति पुलिस पे गोली चलाता है, जिसपे जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति की गोली लग जाती है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो संदिग्ध व्यक्ति का नाम राजू बन्ना निकला। यह व्यक्ति वही है जो कई सारी जगदीशपुरा और अन्य जगह की चोरियों में वांछित है। इस व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 32 मुकदमे हैं। इस व्यक्ति से जो भी इसने चोरियां की हैं उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।